अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा जी, पहला पॉइंट ये रिकॉल कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में जो सबसे पहला पॉइंट सेल थ्योरी का दिया गया था वो ये था कि जो न्यू सेल्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। ठीक है कि जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उनमें डिविजन्स होती हैं और उन डिविजन्स के नतीजे में हमारे जो बॉडी के न्यू सेल्स हैं वो जनरेट होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि वो सेल जो डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है, पेरेंट सेल। ठीक है। द सेल व्हिच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल एंड द सेल फॉर्म आफ्टर डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। वो सेल्स जो डिवीजन के बाद बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है। वाई देयर इज नीड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जरूरत क्यों होती है? सेल डिवीजन की जरूरत हमें डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है, ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, हीलिंग प्रोसेस के लिए जरूरत होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है सेल डिवीजन का प्रोसेस। ठीक है। सेल डिवीजन के अगर हम देखें डीपली, अगर हम देखें तो सेल डिवीजन ना सिर्फ सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। ठीक है। ना सिर्फ ये कि सेल डिवाइड करेंगे तो उनका नंबर इंक्रीज होगा, बल्कि जो सेल डिवीजन है वो इस बात का भी मैनेज करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ठीक है। सेल डिवीजन ये भी मैनेज करती है कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे ट्रांसफर करना है टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये इंश्योर करती है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। और सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं? सेल डिवीजन के दौरान सेल अपने साइज में बढ़ता है, उसमें ऑर्गेनेलीज न्यू ऑर्गेनेलीज बनती हैं, उसके क्रोमोसोम्स जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट इस वजह से करते हैं कि उसमें उसकी जो एक कॉपी है वो पेरेंट सेल में रह जाती है और जो दूसरी कॉपी है वो डॉटर सेल में ट्रांसफर हो जाती है ताकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर ऑन हो सके। ठीक है। और तीसरा सेल साइकिल के दौरान क्या होता है, जो सेल साइकिल है वो इक्वल उसमें सेल डिवाइड करते हैं बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग जेनेटिक मटेरियल्स टू द डॉटर सेल्स। ठीक है। जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डॉटर सेल्स में और पेरेंट सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। सेल साइकिल। सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल बनता है। ठीक है। ये एक सेल बना और इसमें ऐसे इवेंट्स होंगे जिससे ये सेल दो न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो वो कंप्लीट प्रोसेस जो एक सेल के बनने से लेकर उसके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होने तक का टाइम पीरियड होता है या सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, वो क्या कहलाती है, सेल साइकिल कहलाती है। ठीक है। वो सारे चेंजेस जो एक सेल के बनने से लेकर उसके दो न्यू डॉटर सेल्स के डिवाइड होने तक जारी रहते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है। द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। वो सीरीज ऑफ इवेंट्स उस टाइम से लेकर जब एक सेल प्रोड्यूस हुआ, जब एक सेल बना, until it completes mitosis, और वहां तक के उसमें एक माइटोसिस जो थी वो कंप्लीट हो गई और उस माइटोसिस के नतीजे में इट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स। इसने न्यू सेल प्रोड्यूस किया। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है। सीरीज ऑफ इवेंट्स उस टाइम से लेकर के जब एक सेल प्रोड्यूस हुआ until it completes its mitosis, के वहां तक कि उसने एक अपनी माइटोसिस की साइकिल भी कंप्लीट कर ली और माइटोसिस के नतीजे में उसने दो न्यू सेल्स भी प्रोड्यूस करवा लिए। ये तमाम सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या कहलाती है, सेल साइकिल कहलाती है। अब सेल साइकिल के दौरान जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज है, ग्रोथ ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल, जो नया सेल बनेगा वो साइज में ग्रो करेगा। रेप्लिकेट्स इट्स जीनोम, उसका जो जेनेटिक मटेरियल जिसमें क्रोमोसोम्स आते हैं वो रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है। एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स अल्टीमेटली, और आखिरकार वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जो सेल साइकिल में इवेंट्स है वो क्या क्या है, सेल्स अपने साइज में ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा अपने जीनोम को ताकि वो पेरेंट सेल में और डॉटर सेल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और अल्टीमेटली वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये पूरे के पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या कहलाते हैं,
सेल साइकिल कहलाते हैं। अब अगर हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखें तो हमारे पास दो फेजेस ऑफ सेल साइकिल्स हैं, एक है इंटरफेज और दूसरी है माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग फेज होती है। ठीक है, ये क्या होती है? नॉन डिवाइडिंग फेज। इसमें जस्ट सेल जो है इसमें सेल अपने साइज में ग्रो करता है और ऐसे प्रोटीन्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स अपने अंदर प्रोड्यूस करता है जिसके नतीजे में वो सेल डिवीजन कैरी ऑन कर सके और सेल डिवीजन के बाद उन स्ट्रक्चर्स को, उन ऑर्गेनेलीज को वो बराबर डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके बाद माइटोटिक फेज आती है जो कि क्या है? डिवाइडिंग फेज है। इसके दौरान इस दौरान जितना भी इंटरफेस में जो चीजें, जो मॉलिक्यूल, जो ऑर्गेनेलीज बनी हैं वो डिवाइडिंग फेज में दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ठीक है, तो इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेज है और माइटोटिक फेज जो है वो डिवाइडिंग फेज है। सबसे पहले हम इंटरफेस को डिटेल से स्टडी करेंगे। इंटरफेस वो पीरियड है, इंटरफेस दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। मतलब एक सेल डिवीजन कंप्लीट हुई, हमारा एक सेल बना। ठीक है, फिर इस साइकिल में जब तक के सेकेंड डिवीजन स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन के स्टार्ट होने के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, द पीरियड बिटवीन टू कंसेक्टिव डिविजन्स, दो कंसेक्टिव डिवीजन के बीच में फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हुई, दो डॉटर सेल्स बने, फिर ये दो डॉटर सेल्स अब फर्दर डिवीजन करेंगे, जब तक वो डिवीजन स्टार्ट नहीं हो जाती तो इनके बीच में जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेज है। ठीक है, एक सेल बनता है, जब तक उसमें सेकंड डिवीजन स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक का जो टाइम पीरियड कहलाता है वो क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। इंटरफेस तो हमने मजीद फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है G1 फेज जिसको हम गैप 1 बोलते हैं, S फेज सिंथेसिस फेज, G2 गैप 2 फेज। ठीक है, इसके अलावा एक G0 फेज होती है, वो भी आगे हम स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग इंटरफेस, अगर हम इंटरफेस को देखें तो इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स का बनना और उनकी तोड़-फोड़ होने का अमल जो है वो एक्सट्रीम पे होता है। और दूसरा ये क्या होती है? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल होती है, जो सेल साइकिल का अबाउट 90% जो सेल साइकिल जिस फेज ने कवर किया होता है वो इंटरफेस होती है। ठीक है, मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज इंटरफेस ने जो टोटल सेल साइकिल है उसका 90% कवर किया होता है। ठीक है, G1 फेज जो गैप 1 फेज है, G1 फेज उस पर स्टार्ट होती है जैसे ही न्यू सेल प्रोड्यूस होता है। इट स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। जैसे ही न्यू सेल प्रोड्यूस होता है G1 फेज या इंटरफेज स्टार्ट हो जाती है। इस G1 फेज के दौरान सेल अपने साइज में ग्रो करता है, अपनी नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज को बढ़ाता है और नेसेसरी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। G1 फेज कब स्टार्ट होती है? विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। जैसे ही नया सेल प्रोड्यूस होता है, डॉटर सेल बनता है, उसी दौरान G1 फेज स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान सेल अपने साइज में ग्रो करता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज बढ़ाता है और नेसेसरी प्रोटीन्स प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। इस फेज के लिए जो नेक्स्ट फेज सिंथेसिस फेज है, G1 फेज में सेल खुद को नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर कराता है। और इस फेज में चूंकि डीएनए में रेप्लिकेट करना होता है तो उसके लिए उसे बहुत सारे एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है? वो वाले एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स पहले से ही G1 फेज में सिंथेसाइज हो जाती हैं सेल के अंदर, जो S फेज में यूज होने होती हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, इस फेज में चूंकि G1 फेज में जो सेल है वो खुद को S फेज के लिए तैयार कर रहा होता है, इसलिए वो अपने अंदर एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स ऐसी बना लेता है डीएनए के लिए जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में जरूरी होती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा हम इसे देखते हैं। G1 फेज गैप 1 फेज है और ये स्टार्ट होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। जैसे ही न्यू सेल प्रोड्यूस होता है
G1 फेज स्टार्ट हो जाती है और उस फेज के दौरान सेल अपने साइज में ग्रो करता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज अपनी बढ़ाता है और नेसेसरी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और इस दौरान चूंकि सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है नेक्स्ट फेज एस फेज ऑफ द साइकिल के लिए, इसलिए वो एंजाइम्स और ऐसी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए बनाता है जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए जरूरी होती हैं। एस फेज में क्या होती है, सिंथेसिस फेज, या फिर हम इसे कहते हैं कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है, अपनी कॉपीज बना लेता है। ये सिंथेसिस फेज ऑफ डीएनए है। इसमें सेल रेप्लिकेट्स इट्स एंटायर जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म इट्स टू कॉपीज, ठीक है, जितना भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब अपनी ही कॉपीज बना लेता है। और इस तरह से जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है उसकी हमारे पास 2 कॉपीज यहाँ पे मौजूद होती हैं एस फेज में। दैट इज व्हाई ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। आगे हम सेल डिवीजन देखेंगे तो सेल डिवीजन में हमारे पास हर क्रोमोसोम्स के पास क्या होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये एक सिंगल क्रोमेटिड है। जब ये क्रोमेटिड रेप्लिकेट करता है तो अपने ही जैसी एक कॉपी जनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से पूरे क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये एक क्रोमेटिड और 1 और 2, ये हमारे पास कितने हो गए, 2 क्रोमेटिड्स। इस वजह से जो सेल डिवीजन के दौरान अगर हम देखें तो सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं उसके पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, 1 फॉर ईच डॉटर सेल। और सेल डिवीजन के दौरान जब उसके पास क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं तो डॉटर सेल जब बनते हैं तो एक क्रोमेटिड एक डॉटर सेल के पास चला जाता है और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे डॉटर सेल के पास चला जाता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो एस फेज में हो चुका होता है। इस वजह से जो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स हैं उनके पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और वो हर एक डॉटर सेल के लिए एक क्रोमेटिड, ठीक है दी। और ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये एक सेंट्रोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। These chromatids attach to one centromere, इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और जो ये 2 क्रोमेटिड्स एक सेंट्रोमेयर के साथ जब अटैच होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। द क्रोमेटिड्स अटैच्ड विद वन सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये आप लोगों की एस फेज थी, ठीक है। एस फेज में क्या हो रही है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है और रेप्लिकेशन की वजह से उसकी क्या हमारे पास मौजूद है, एस फेज के दौरान उसमें 2 कॉपीज मौजूद होती हैं। और इसी रेप्लिकेशन की वजह से जो सेल डिवीजन होती है तो हमारे पास क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये 2 क्रोमेटिड्स एक सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। आगे हमारे पास G2 फेज जो कि गैप 2 फेज है। इस फेज में सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के लिए वो प्रिपेयर करता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि गैप 1 फेज में G1 फेज में जो सेल है वो खुद को एस फेज के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो एस फेज के लिए जब वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है तो इसका मतलब वो एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए जनरेट कर रहा है जो रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए जब G1 फेज में सेल खुद को माइटोटिक फेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो ऐसे प्रोटीन्स अभी से सिंथेसाइज कर लेगा जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। और दूसरा के सेल डिवीजन के दौरान हमें लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से जो ज्यादातर एनर्जी है वो सेल गैप 2 फेज में G2 फेज में एक्यूमुलेट कर लेता है अपने अंदर और इस एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के लिए वो और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो G2 फेज क्या है, G2 फेज में सेल प्रिपेयर करता है माइटोटिक फेज के लिए, खुद को प्रिपेयर करता है और माइटोटिक फेज में उसे स्पिंडल फाइबर्स बनाने होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए वो प्रोटीन को अभी से सिंथेसाइज कर लेता है जो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। इसके अलावा क्योंकि सेल डिवीजन के प्रोसेस में हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए वो मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लेते हैं फॉर द कंप्लीट डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। आगे हमारे पास है G नोड फेज। G नोड फेज नॉन डिवाइडिंग फेज है, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग फेज किस तरह से है कि बाज़ औक़ात जो सेल्स हैं, बाज़ औक़ात हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो एक बार बन जाएं तो फर्दर डिवाइड नहीं होते, जैसे कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन सेल्स हैं। न्यूरॉन सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो एक बार बन जाएं तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होते
ऐसे सेल्स जो हैं वो खुद को एक फेज में एंटर कर लेते हैं और वो फेज क्या कहलाती है, जी नोड फेज कहलाती है। जी नोड फेज में ऐसे सेल्स एंटर होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, बास ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ डिवाइड नहीं होने होते, और बास सेल्स ऐसे होते हैं जो कुछ देर के लिए खुद को नॉन डिवाइडिंग फेज में एंटर कर लेते हैं और एट द टाइम ऑफ नीड वो अगेन G1 फेज में एंटर हो जाते हैं और उनमें मजीद सेल साइकिल स्टार्ट होती है ताकि उनमें डिविजन्स हों और फर्दर न्यू सेल्स बने। ठीक है, तो इस तरह से ड्यूरिंग जी वन फेज में जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि सेल साइकिल को एग्जिट कर दे, मतलब सेल साइकिल को स्टॉप कर दे और वो एंटर हो जाए जी नोड फेज में। इन जी नोड फेज सेल स्टॉप्स टू डिवाइड, जी नोड फेज में सेल डिवाइड होना बंद कर देता है। सम सेल्स जैसा कि न्यूरॉन्स हैं, वंस मैच्योर, जब एक दफा मैच्योर हो जाएं तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होते। दे रिमेन जी नोड फेज फॉर एवर, वो हमेशा जी नोड फेज में रहते हैं। सेल जैसे सेल ऑफ लिवर हैं, सेल ऑफ किडनीज हैं, और ये जब जी नोड में एंटर होते हैं तो ये आर्जी वक्त के लिए एंटर होते हैं, टेम्पररली एंटर होते हैं। जब इनकी नीड आती है डिवीजन की तो ये अगेन एंटर हो जाते हैं सेल साइकिल में। ठीक है, अगेन एंटर हो जाते हैं सेल साइकिल में और डिवाइड करना शुरू कर देते हैं अगेन। इसी तरह से बहुत से एपिथेलियल सेल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, दे नेवर एंटर द जी नोड फेज, वो कभी भी जी नोड फेज में एंटर नहीं होते। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो एक दफा जी नोड फेज में एंटर हो जाएं तो वो हमेशा जी नोड फेज में रहती हैं, क्योंकि जब वो एक दफा मैच्योर हो जाएं तो कभी भी डिवाइड नहीं करते। इसी तरह जो सेल्स ऑफ लिवर्स और किडनीज हैं ये टेम्पररली जी नोड फेज में एंटर होते हैं। जब एट द टाइम ऑफ नीड दे री एंटर द सेल साइकिल एंड अगेन डिवाइड, वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर हो जाते हैं और डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल्स जो थ्रू आउट द लाइफ कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और कभी भी जी नोड फेज में एंटर नहीं होते। एक सेल से दो डॉटर सेल बने, वो अगेन डॉटर सेल्स बनाते चले जाएंगे, वो कभी भी जी नोड फेज में एंटर नहीं होंगे। तो ये आप लोगों की सेल साइकिल की इंटरफेज थी। दूसरी जो इसकी फेज है वो माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज ये वो फेज है जिसमें सेल अपने डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इंटरफेज में वो मटेरियल या प्रोटीन्स जो सेल के डिवीजन के लिए नेसेसरी होती हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, और माइटोटिक फेज में वो सारी प्रोटीन्स वगैरह यूज होती हैं और सेल्स अपने एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज। ना पूरी जो सेल साइकिल है इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम आपके सामने मैंने पूरी सेल साइकिल की शो की हुई है। पहली फेज क्या है, G1 फेज। ठीक है, G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, ऑर्गेनेलीज सिंथेसाइज होती हैं और सेल अपने साइट में ग्रो करता है। ठीक है, ये G1 फेज के इवेंट्स हैं जो G1 फेज में होते हैं कि सेल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ऑर्गेनेलीज सिंथेसाइज करता है और अपनी साइज में ग्रो करता है। ठीक है, और इस दौरान जो सेल है वो सिंगल क्रोमेटिड की फॉर्म में होता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमेटिड मौजूद है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो अभी अपनी एक सिंगल फॉर्म में मौजूद है और इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड बोलते हैं। इसको हम ये अभी जो हमारे पास सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड नहीं हुआ और जो क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल है वो वन सिंगल क्रोमेटिड की शक्ल में मौजूद है। और इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें G1 फेज में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि सेल या तो G1 फेज से S फेज में एंटर हो जाए या वो G1 फेज से G नोड फेज में एंटर हो जाए। G नोड फेज में जब सेल एंटर होता है तो वो कुछ देर के लिए जो सेल साइकिल है वो स्टॉप कर जाती है या परमानेंटली स्टॉप कर जाती है। कुछ सेल्स के केस में वो परमानेंटली स्टॉप कर जाती है जैसे न्यूरॉन सेल्स, और कुछ सेल्स जैसे कि किडनी और लिवर सेल्स उसमें ये टेम्पररी जो है वो सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है और एट द टाइम ऑफ नीड अगेन वो सेल साइकिल में एंटर होते हैं और डिवीजन कंटिन्यू हो जाती है। जो सेकंड फेज है सेल साइकिल की वो है एस फेज। इसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं और सेल अपने साइज में ग्रो करता है। अब डुप्लीकेट जब होगा तो पहले मैंने यहाँ पे कितने शो किए हुए थे, सिंगल क्रोमेटिड शो किए हुए थे। जब डुप्लीकेशन होगी तो अब एक क्रोमेटिड से
हमारे पास कितने क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, 2 क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है। और ये एक सिंगल सेंट्रोमियर पे अटैच होंगे, सही है। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट कर गया और हमारे पास एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड बन चुके हैं। अब एस फेज से सेल किसमें एंटर हो जाएगा, G2 फेज में। G2 फेज में ज्यादा सेल जो है वो साइज में ज्यादा ग्रो करता है और उसमें प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं जो एसेंशियल होती हैं फॉर माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज के लिए वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है G2 फेज में, और सेल जो है वो अभी अपनी जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपनी डुप्लीकेटेड फॉर्म में मौजूद है। अब नेक्स्ट में जब एम फेज में एंटर होगा तो एम फेज में सेल जो है वो डिवाइड कर जाते हैं दो डॉटर सेल्स में, और यहाँ से हमारे पास एक डॉटर सेल से ये 2 डॉटर सेल्स बन चुके हैं और 2 डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एक क्रोमेटिड एक में चला गया और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल में चला गया। इस तरह से हमारी एक सेल डिवीजन कंप्लीट हुई। अब अगेन इन दोनों में अगेन सेल साइकिल रिपीट होगी और हमारे इसी तरह से जो सेल्स हैं वो बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल साइकिल, जिसमें हमने इंटरफेस डिटेल से पढ़ा है सेल साइकिल का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम माइटोसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।